मान लीजिए आपका बिजनेस चल रहा है, सेल्स आ रही है, कस्टमर पेमेंट्स भी आ रहे हैं, बैंक बैलेंस भी कुछ दिनों में अच्छा दिखने लगता है। अब फाउंडर के मन में एक सीधा सवाल आता है कि इसमें से मैं अपने लिए कितना पैसा निकाल सकता हूँ? 20,000, 50,000, 1 लाख या अभी कुछ भी नहीं। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है क्योंकि बहुत सारे फाउंडर बिजनेस बैंक अकाउंट को पर्सनल पॉकेट की तरह देखने लगते हैं। बैंक में पैसा दिखा तो लगा कि पैसा अवेलेबल है, बिजनेस मेरा है, अकाउंट मेरा है तो पैसा भी मेरा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वो पैसा सच में फाउंडर सैलरी के लिए अवेलेबल है या वो पैसा रेंट, एम्प्लॉय सैलरी, वेंडर पेमेंट, ईएमआई, जीएसटी, टैक्स, मार्केटिंग, इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। बिजनेस में पैसा दिखना और पैसा अवेलेबल होना दोनों अलग बातें हैं और यहीं पर बहुत सारे एमएसएमई फाउंडर्स गलती कर देते हैं। कई फाउंडर्स बहुत ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं, फिर महीने के एंड में वेंडर पेमेंट अटकता है, सैलरी डिले होती है, ईएमआई प्रेशर आता है, जीएसटी या टैक्स का प्रोविजन रह जाता है और फिर फाउंडर सोचता है कि बिजनेस में कैश प्रॉब्लम क्यों आ रही है। दूसरी तरफ कुछ फाउंडर्स खुद को कुछ भी पे नहीं करते। वे सोचते हैं कि अभी सब पैसा बिजनेस में डाल देना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे पर्सनल लाइफ स्ट्रेस में आ जाती है। घर के खर्चों की क्लैरिटी खत्म होने लगती है, फैमिली प्रेशर बढ़ता है, पर्सनल सेविंग्स खत्म होने लगती हैं और फाउंडर क्वाइटली थकने लगता है। तो दोनों एक्सट्रीम गलत हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा निकालना भी रिस्की है और खुद को बिल्कुल इग्नोर करना भी रिस्की है, क्योंकि फाउंडर सैलरी कोई रैंडम विड्रॉल नहीं है। ये एक बिजनेस डिसीजन है और अगर ये डिसीजन गलत हो गया तो बिजनेस की वर्किंग कैपिटल भी कमजोर हो सकती है और फाउंडर की पर्सनल पर्सनल स्टेबिलिटी भी कमजोर हो सकती है। तो आज का टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल है। फाउंडर सैलरी। बिजनेस ओनर खुद को कितना पे करे, किस लॉजिक से पे करे और कब पैसा निकालना सेफ है। नमस्ते, मैं हूं वैभव वाजपेयी और आप देख रहे हैं प्रॉफिटेबल अर्थ फाइनेंस। इस चैनल पर हम बिजनेस फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं ताकि एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज, फाउंडर्स, फैमिली बिजनेसेस और सीरियस लर्नर्स अपने बिजनेस नंबर्स को बेटर तरीके से समझ सकें। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर आपके लिए। ये वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, लीगल एडवाइस, टैक्स एडवाइस या गारंटीड बिजनेस रिकमेंडेशन नहीं है। मैं किसी बिजनेस, लोन, इन्वेस्टमेंट, इनकम या प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं दे रहा। मेरा उद्देश्य बिजनेस फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप और मनी डिसिप्लिन को सिंपल लैंग्वेज में समझाना है। कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने से पहले अपनी लोकल डिमांड, कैश फ्लो, कंप्लायंस, टैक्स पोजीशन और कैपिटल रिस्क को समझिए और ज़रूरत हो तो किसी क्वालिफाइड एडवाइजर से बात कीजिए। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फाउंडर सैलरी और रैंडम विड्रॉल में फ़र्क क्या है। फाउंडर सैलरी का सिंपल मीनिंग है, फाउंडर अपने काम के बाद बिजनेस से प्लान्ड तरीके से पैसा ले रहा है। यह पैसा ऐसे नहीं निकाला जाता कि आज अकाउंट में कैश दिखा तो आज हमने उसको निकाल लिया। फाउंडर सैलरी बिजनेस की कैपेसिटी देखकर डिसाइड करनी चाहिए। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। मैं यहाँ फाउंडर सैलरी शब्द को प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ उसमें। आपकी लीगल स्ट्रक्चर के हिसाब से इसे सैलरी, ड्राइंग्स, ओनर कंपनसेशन, प्रॉफिट विड्रॉल या किसी और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आप देखा जा सकता है, इसको आप देख सकते हो वहाँ पे। लेकिन इस वीडियो का कोर पॉइंट टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, कोर पॉइंट है मनी डिसिप्लिन को। इसलिए हम सिंपल भाषा में समझ रहे हैं। तो अब तीन चीज़ें अलग अलग समझनी ज़रूरी है। पहली चीज़ है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है बिजनेस की सेल्स। अगर आपने महीने में 5 लाख रुपए इसकी बिलिंग की है तो रेवेन्यू हो गया आपका 5 लाख रुपए का। लेकिन रेवेन्यू आपकी सैलरी नहीं है। दूसरी चीज़ है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है सेल्स से कॉस्ट घटाने के बाद बचा हुआ अमाउंट। लेकिन प्रॉफिट भी हमेशा फ्री कैश नहीं होता, क्योंकि कुछ पेमेंट अभी कस्टमर से आनी बाकी हो सकते हैं, कुछ बिल्स अभी देने बाकी हो सकते हैं, कुछ टैक्स या कंप्लायंस प्रोविजन रखना पड़ सकता है। तो तीसरी चीज़ है आपकी बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस का मतलब आज अकाउंट में कितना पैसा दिख रहा है, लेकिन बैंक बैलेंस भी पर्सनल इनकम नहीं है, क्योंकि उस पैसे पर बिजनेस की जिम्मेदारियां हैं। वेंडर पेमेंट देना है, स्टाफ की सैलरी देनी है, रेंट देना है, ईएमआई देनी है, जीएसटी और टैक्स का प्रोविजन रखना है, इन्वेंट्री देनी है, वर्किंग कैपिटल रखना है, इमरजेंसी का बफर रखना है। इसलिए याद रखिए, बिजनेस का पैसा पहले बिजनेस के काम आता है, उसके बाद फाउंडर सैलरी आती है। अब एक और वर्ड आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब है ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला।
ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और रैंडम भी हो सकता है। अगर ड्राइंग्स प्लानिंग के साथ हो रही है तो वो डिसिप्लिन्ड कंपनसेशन का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन अगर ड्राइंग्स बिना प्लानिंग के हो रही है तो वो बिजनेस कैश फ्लो को कमजोर कर सकती है। फाउंडर सैलरी का बेटर अप्रोच ये है कि फाउंडर अपने रोल, पर्सनल नीड, बिजनेस कैश फ्लो और बिजनेस कैपेसिटी देख करके एक रीजनेबल मंथली अमाउंट डिसाइड करे। फाउंडर का रोल भी वैल्यूएबल होता है। अगर फाउंडर सेल्स भी देख रहा है, ऑपरेशंस भी देख रहा है, कस्टमर्स भी संभाल रहा है, टीम भी संभाल रहा है और स्ट्रेटेजी भी बना रहा है तो उस काम की वैल्यू है। लेकिन उस वैल्यू को निकालने का तरीका डिसिप्लिन होना चाहिए। सैलरी का डिसीजन ईगो से नहीं होना चाहिए, बैंक बैलेंस देखकर नहीं होना चाहिए और गिल्ट से भी नहीं होना चाहिए। कई फाउंडर्स सोचते हैं कि खुद को पे करना गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। फाउंडर सैलरी का मतलब लग्जरी नहीं है, फाउंडर सैलरी का मतलब स्टेबिलिटी है। ये अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस कमज़ोर हो जाए और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि फाउंडर पर्सनल स्ट्रेस में चला जाए, क्योंकि स्ट्रेस्ड फाउंडर भी अच्छे डिसीजंस नहीं लेते। तो सिंपल रूल ये है कि फाउंडर सैलरी प्लान्ड होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, बिजनेस की कैपेसिटी के हिसाब से होनी चाहिए और हर महीने रिव्यू होना चाहिए। अब इसे आप हम नंबर से समझते हैं, क्योंकि फाउंडर सैलरी इमोशन से नहीं नंबर से डिसाइड होती है, तो इसको नंबर से ही समझना पड़ेगा। तो अब एक सिंपल केस लेते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल है। तो अज्यूम कीजिए कि स्मॉल बिजनेस की मंथली सेल्स जो है 5 लाख रुपए के लगभग है। फाउंडर सोच सकता है कि 5 लाख रुपए की सेल्स है तो मैं आराम से 1 लाख रुपए यानी कि लगभग जो $1000 है वो करीब निकाल सकता हूँ। लेकिन पहले देखते हैं कि उस 5 लाख रुपए में से बिजनेस को क्या क्या संभालना है। नंबर्स थोड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर फाउंडर सैलरी की असली क्लैरिटी आएगी। अज्यूम कीजिए कि रेंट है 40,000 रुपए का, एम्प्लॉय की सैलरी है 1 लाख रुपए की, जो आपके रॉ मटेरियल है या वेंडर पेमेंट है वो लगभग 1,80,000 रुपए का है। ईएमआई आपकी 30,000 रुपए की है। इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्टवेयर, ये जो इंटरनेट है, ट्रांसपोर्ट और स्मॉल एडमिन खर्च मिलाकर के ये 35,000 रुपए का है। मार्केटिंग और सेल्स फ्लो फॉलोअप जो है वो 25,000 रुपए का है। जीएसटी, टैक्स, कंप्लायंस प्रोविजन के लिए 30,000 अलग रखना है। तो अब बिजनेस को अगले महीने नेक्स्ट मंथ चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल बफर भी चाहिए, मान लीजिए 40,000 रुपए का। तो अब जल्दी से जोड़ करके देखिए, 40,000 रेंट, 1 लाख रुपए एम्प्लॉय सैलरी, 1.8 लाख रुपए वेंडर पेमेंट, 30,000 रुपए का ईएमआई, 35,000 रुपए ऑपरेशन, 25,000 रुपए मार्केटिंग, 30,000 रुपए टैक्स प्रोविजन, 40,000 रुपए वर्किंग कैपिटल बफर। टोटल हुआ 4,80,000, यानी लगभग $5,000, $5,100 आज के जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से। सेल्स थी 5 लाख रुपए, मतलब लगभग $5,300। अब फाउंडर के लिए सेफ कैश बचा कितना? लगभग $20,000। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बिजनेस में फाउंडर की सैलरी 20,000 ही होगी। ये सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल है। पॉइंट ये है कि फाउंडर सैलरी सेल्स से डिसाइड नहीं होती। फाउंडर सैलरी सेफ कैश कैपेसिटी से डिसाइड होती है और सेफ कैश कैपेसिटी जो है उसको निकालने से पहले बिजनेस ऑब्लिगेशंस देखने पड़ते हैं। इसी को आप सिंपल लैंग्वेज में सेफ सैलरी टेस्ट कह सकते हैं। पहले बिजनेस ऑब्लिगेशन घटाइए, फिर वर्किंग कैपिटल बफर रखिए, फिर इमरजेंसी और ग्रोथ नीड समझिए। उसके बाद जो अमाउंट सेफली अवेलेबल है उसी के अंदर फाउंडर सैलरी डिसाइड कीजिए। कभी कभी 5 लाख रुपए की सेल्स वाले बिजनेस में फाउंडर की सैलरी 20,000 रुपए सेफली वो निकाल सकता है। कभी 50,000 रुपए निकाल सकता है, कभी 1 लाख रुपए भी निकाल सकता है। लेकिन ये सब बिजनेस मॉडल, मार्जिन कैश जो है, आपका कैश का कलेक्शन जो है, कॉस्ट स्ट्रक्चर है और वर्किंग कैपिटल इसकी नीड पर डिपेंड करेगा। अगर कस्टमर पेमेंट तुरंत मिलती है, मार्जिन अच्छा है और फिक्स्ड कैश कॉस्ट जो है वो लो है, तो सेफ सैलरी ज़्यादा हो सकती है। अगर रिसीवेबल्स अटके हुए हैं, वेंडर पेमेंट्स हैवी हैं और ईएमआई प्रेशर है, तो सेफ सैलरी कम हो सकती है। इसलिए फॉर्मूला याद रखिए, सेल्स माइनस बिजनेस ऑब्लिगेशंस माइनस वर्किंग कैपिटल बफर इक्वल्स अवेलेबल फाउंडर कंपनसेशन। लेकिन इसे फॉर्मूले की तरह नहीं, डिसिप्लिन की तरह समझिए। एक यूजफुल तरीका है, ये है कि फाउंडर हर महीने 3 बकेट्स बनाए। पहला बकेट बनाए बिजनेस ऑब्लिगेशंस का, जिसमें रेंट है, सैलरी, वेंडर्स, ईएमआई, टैक्सेस, ये सब। दूसरा बकेट बिजनेस प्रोटेक्शन का, जैसे कि वर्किंग कैपिटल, इमरजेंसी बफर, इन्वेंट्री ग्रोथ, ये सब। तीसरा बकेट है फाउंडर कंपनसेशन का, फाउंडर सैलरी या प्लान विड्रॉल का। अगर तीसरा बकेट पहले खाली कर दिया तो पहला और दूसरा बकेट टूट जाएगा और फिर बिजनेस जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगा। इसलिए सेफ सैलरी टेस्ट सिंपल है, पहले बिजनेस को चलाने वाला पैसा अलग,
फिर बिजनेस को बचाने वाला पैसा अलग और उसके बाद फाउंडर सैलरी। अब फाउंडर्स की कॉमन मिस्टेक्स को समझते हैं। पहली मिस्टेक, बैंक बैलेंस देख करके पैसा निकाल लेना। अकाउंट में 2 लाख रुपए दिखा, फाउंडर ने सोचा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, 80,000 रुपये निकाल लेते हैं। लेकिन अगले हफ्ते वेंडर पेमेंट ड्यू था, फिर रेंट आया, फिर स्टाफ सैलरी आ गई, फिर ईएमआई आ गई। अब वही फाउंडर कहता है कि कैश फ्लो जो है वो टाइट हो गया है। असल प्रॉब्लम सेल्स की नहीं थी, प्रॉब्लम टाइमिंग और विड्रॉल डिसिप्लिन की थी। दूसरी मिस्टेक, पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंसेस मिक्स कर देना। घर का खर्च, बच्चों की स्कूल फीस, शॉपिंग, ट्रैवल, पर्सनल ईएमआई सब बिजनेस अकाउंट से जाने लगता है। फिर मंथ एंड में फाउंडर को पता ही नहीं चलता कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या पर्सनल खर्च ज़्यादा हो रहा है। फैमिली बिजनेस और एमएसएमईज में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, लेकिन कॉमन होने से ये सही नहीं हो जाता। बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट अलग रखना चाहिए। कम से कम ट्रैकिंग तो अलग होनी ही चाहिए। बिजनेस का पैसा बिजनेस में क्या कर रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। तीसरी मिस्टेक है, फाउंडर खुद को कुछ भी पे नहीं करता। कई लोग कहते हैं कि अभी सब पैसा बिजनेस में डाल दो या कुछ समय तक सही ये हो सकता है, लेकिन स्पेशली अर्ली स्टेज जो है फाउंडर है वो सेक्रीफाइस करते ही हैं। लेकिन अगर फाउंडर लगातार पर्सनल स्ट्रेस में रहेंगे तो डिसीजन क्वालिटी खराब हो सकती है। घर में प्रेशर बढ़ता है, पर्सनल सेविंग्स खत्म होने लगती हैं, फाउंडर जल्दी पैसा कमाने के लिए रॉन्ग क्लाइंट्स, रॉन्ग लोन्स या रॉन्ग डिसीजंस लेने लगते हैं। तो फाउंडर सैलरी का मतलब बिजनेस से पैसा लूटना नहीं है। फाउंडर सैलरी का मतलब है फाउंडर को स्टेबल रखना। चौथी मिस्टेक है, प्रॉफिट आते ही लाइफस्टाइल बढ़ा देना। एक अच्छा मंथ आया, फाउंडर ने नया खर्च शुरू कर दिया, नई ईएमआई, नई लाइफस्टाइल कमिटमेंट, एक्स्ट्रा पर्सनल स्पेंडिंग। लेकिन अगले मंथ सेल्स स्लो हो गई, रिसीवेबल्स डिले हो गए, कैश फिर अटक गया। बिजनेस में एक अच्छा मंथ परमानेंट लाइफस्टाइल डिसीजन का आधार नहीं बनना चाहिए। पांचवी मिस्टेक, फाउंडर सैलरी रिव्यू वो करता ही नहीं। कई बार एक बार अमाउंट डिसाइड किया और फिर सालों तक वही चल रहा है। ये कभी कुछ निकाला, कभी कुछ नहीं निकाला। दोनों केसेस में क्लैरिटी नहीं बनती। सैलरी सिस्टम को हर महीने या हर क्वार्टर रिव्यू करना चाहिए। यहीं पर एक प्रैक्टिकल विजडम लाइन याद आती है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इसका सिंपल मीनिंग बिजनेस में ये है कि फाउंडर सैलरी बिजनेस की कैपेसिटी के हिसाब से होनी चाहिए, पर्सनल डिजाइन के हिसाब से नहीं। गलत अप्रोच है, हर महीने इस महीने पैसा आया है निकाल लो। बेटर अप्रोच ये है कि पहले ऑब्लिगेशन चेक करो, फिर बफर रखो और फिर सैलरी निकालो। गलत अप्रोच ये है कि बिजनेस मेरा है, पैसा मेरा है। बेटर अप्रोच ये है कि बिजनेस मेरा है, इसलिए कैश डिसिप्लिन भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गलत अप्रोच ये है कि मैं फाउंडर हूं, मुझे कुछ भी नहीं लेना चाहिए। बेटर अप्रोच ये है कि मैं फाउंडर हूं, इसलिए मुझे बिजनेस और फैमिली दोनों की स्टेबिलिटी को प्लान करना चाहिए। फाउंडर सैलरी डिसिप्लिन का मतलब पैसा रोकना नहीं है, इसका मतलब है सही पैसा सही समय पर निकालना। फाउंडर का पैसा और बिजनेस का पैसा अलग रखना छोटी बात नहीं है, यही फाउंडर मैच्योरिटी है। अब प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाते हैं। फाउंडर सैलरी डिसाइड करने के लिए एक सिंपल चेकलिस्ट रखिए। इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बस हर महीने ये 7 चीजें देख लीजिए। आपका पहला पॉइंट कि अपनी पर्सनल मंथली नीड लिखिए। घर खर्च, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेंट, ईएमआई, स्कूल, बच्चों के स्कूल की फीस, बेसिक लाइफस्टाइल। ये नंबर रियलिस्टिक होने चाहिए, ना इन्फ्लेटेड ना इमेजिनरी। दूसरा पॉइंट, बिजनेस फिक्स्ड कॉस्ट लिखिए। रेंट, स्टाफ सैलरी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, रेगुलर बिल्स, ये एक्सपेंसेस हर महीने आने ही आने हैं। तीसरा पॉइंट, वेंडर पेमेंट्स और परचेज साइकिल्स लिखिए। किसी सप्लायर को कब पेमेंट देना है, इन्वेंट्री कब खरीदनी है, रॉ मटेरियल कब चाहिए। चौथा पॉइंट, टैक्स, जीएसटी, ईएमआई और कंप्लायंस प्रोविजन अलग रखिए। ये पैसा गलती से सैलरी मत समझिए। जो पैसा गवर्नमेंट ड्यूज, लोन ऑब्लिगेशंस या कंप्लायंस के लिए रखना है वो फाउंडर सैलरी नहीं है। पांचवा पॉइंट, वर्किंग कैपिटल बफर रखिए। वर्किंग कैपिटल का सिंपल मीनिंग है बिजनेस को रोज चलाने के लिए जरूरी पैसा, जैसे कि सैलरी हुई, इन्वेंट्री है, रेंट है, फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और छोटे ऑपरेशनल जो खर्चे हैं वो सब। छठवां पॉइंट, इमरजेंसी रिजर्व बनाइए।
एक बैड मंथ बिजनेस को शॉक में न डाल दे। कस्टमर पेमेंट डिले हो सकता है, मशीन्स रिपेयर आ सकती हैं, सेल्स स्लो हो सकती है, तो इमरजेंसी बफर जो है फाउंडर को पैनिक डिसीजन से बचाता है। 7वां पॉइंट, हर महीने फाउंडर सैलरी रिव्यू कीजिए। अगर बिजनेस स्टेबल है, सैलरी फिक्स्ड रखिए। अगर कैश फ्लो वीक है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स कीजिए। अगर प्रॉफिट अच्छा है तो एक्स्ट्रा विड्रॉल भी प्लान्ड तरीके से कीजिए, लेकिन रैंडम विड्रॉल से बचिए। अब 5 टेकअवेज याद रखिए। पहला, सेल्स आपकी सैलरी नहीं है। दूसरा, बैंक बैलेंस पर्सनल इनकम नहीं है। तीसरा, फाउंडर सैलरी प्लान्ड होनी चाहिए। चौथा, बिजनेस और पर्सनल मनी अलग रखना चाहिए। और पांचवा, सेफ सैलरी वही है जो बिजनेस सर्वाइवल, वर्किंग कैपिटल और ग्रोथ को डैमेज ना करे। तो आज का क्विज क्वेश्चन आपके लिए है कि अज्यूम कीजिए एक फाउंडर के बिजनेस अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, लगभग मतलब $2100 हैं, लेकिन अगले 10 दिनों में 80,000 रुपये वेंडर को पे करना है। 50,000 रुपये की सैलरी, 30,000 रुपये का ईएमआई और 20,000 रुपये का टैक्स प्रोविजन रखना है। तो फाउंडर को क्या करना चाहिए? तुरंत 1 लाख रुपए यानी कि लगभग $1,000 निकाल लें। पूरा ऑप्शन बी, आपका पूरा पैसा पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। या ऑप्शन सी, पहले ऑब्लिगेशंस और बफर देख करके ही सैलरी डिसाइड करना चाहिए। या चौथा, बैंक बैलेंस देख करके सैलरी हमेशा फिक्स्ड कर देनी चाहिए। आप अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए और साथ में ये भी बताइए कि आपके हिसाब से फाउंडर सैलरी मंथली फिक्स्ड होनी चाहिए या प्रॉफिट बेस्ड होनी चाहिए या दोनों का मिक्स होना चाहिए। अगर आप प्रॉफिटेबल अर्थ के काम को सपोर्ट करना चाहें तो जो डिस्क्रिप्शन है या पिन कमेंट्स में दिए गए सपोर्ट लिंक को देख सकते हैं। और याद रखिए कि बिजनेस में सेल्स इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंडर सैलरी डिसिप्लिन कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये बिजनेस सर्वाइवल, फैमिली स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ तीनों से जुड़ी हुई है। ये डरने का समय नहीं है, ये नंबर्स को समझने का समय है, क्योंकि जो फाउंडर्स अपने नंबर को समझता है वो बेटर डिसीजंस लेता है। मैं हूं वैभव वाजपेयी। आप देख रहे थे प्रॉफिटेबल अर्थ फाइनेंस। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिकल फाइनेंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।